बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 31 के साथ खुशामदीद। आइए एक नज़र दौड़ाते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 30 में क्या पढ़ा था। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 30 में हमने जो फार्मूलाज डिवाइस किए थे, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा को जब आप यूज़ करते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो आपको किस तरह से एक वर्किंग स्ट्रिंग का पता चल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ स्टडी करनी होगी, ताकि आप एक वक्त में अगर किसी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की मदद से जो आपके पास सीएफजी है उसको सिमुलेट करवा रहे हैं, तो आपके पास एक वर्किंग स्ट्रिंग 3 फार्मूलास की मदद से जनरेट की जा सकती है। स्टैक के टॉप के नॉन टर्मिनल्स इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, और साथ में जो इनपुट टेप के ऊपर जो सिंबल्स आपने क्रॉस ऑफ किए हैं उसको एक ख़ास वे में कनकेटिनेट करने से आपके पास वर्किंग स्ट्रिंग जो है वो आ जाती है। अजीज़ तलबा, जे फ्लैप को हमने पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए पिछले लेक्चर में यूज़ किया, और ये चीज़ जो है मैंने आपके गोश गुजार की कि इस तरह से एक्चुअली आपको पुश डाउन ऑटोमेटा का एक नया फॉर्मेट जो है वो अंडरस्टैंड करने में मदद मिली। वजह यह है कि जब हम बुक में देखते हैं तो वहाँ लिखा है न्यू फॉर्मेट फॉर फिनिट ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नया फॉर्मेट है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एग्जिस्टिंग जो एफए का फॉर्मेट है उसी के अंदर पुश और पॉप के सिंबल्स को यूज़ कर सकें। तो जे फ्लैप ने आपको ये बिल्कुल करके दिखाया है कि ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरी चीज़ जो जे फ्लैप की मदद से आप काफ़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की सिमुलेशन है। जितने डिफरेंट पाथ्स हैं कंप्यूटर उन सब को उस वक्त तक कंसिडर करता है जब तक उसके पास एक फाइनल एक्सेप्ट स्टेट नहीं आ जाती। जब उसके पास एक फाइनल एक्सेप्ट स्टेट आ जाती है तो बेसिकली वो बाकी तमाम स्टेट्स को रिजेक्ट कर देता है, और फाइनल स्टेट पे आपको जो स्टैक की पोजीशन होती है, जो इनपुट टेप की पोजीशन होती है, वो कम्युनिकेट कर दी जाती है। अजीज़ तलबा, पीडीए कन्वर्जन टू सीएफजी जो है वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तमाम एग्जांपल्स जो आपको करवाई गई हैं, आपको उन एग्जांपल्स को ना सिर्फ कि उनकी एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बल्कि उनसे एक स्टेप आगे जाके आपको उन एग्जांपल्स को जे फ्लैप में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि आप ऑटोमेटिकली उनकी सिमुलेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अजीज़ तलबा, इसके बाद हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की कन्वर्जन को रिपीट किया जे फ्लैप में, और उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की कन्वर्जन को बुक से देखें तो लैम्डा प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शंस को इंडिविजुअल टॉपिक्स के तौर पे ट्रीट किया गया है, जबकि एक्चुअली यूनिट प्रोडक्शन, लैम्डा प्रोडक्शन, यूजलेस प्रोडक्शंस की एलिमिनेशन जो है वो एक्चुअली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की ही रिक्वायरमेंट्स हैं और समहाउ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। इस वजह से आपको उन चारों को भी कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। अजीज़ तलबा, चौथे स्टेप में आप जे फ्लैप में फॉर्मेट की जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको दूर करते हैं, और मेरे ख्याल से इसका आपको काफ़ी तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि हमने जो बुक की एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शंस को ही रिमूव करने के हवाले से हैं। स्पेशली जब आपके पास एक नॉन टर्मिनल जो है वो 2 से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स को पॉइंट कर रहा होता है, तो आप बीच में एक नया वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। इस केस में जैसे कि आपके पास R1 एंड R2 जो है वो मौजूद हो सकता है, और आप उन R1 यानी कि रिप्लेसमेंट 1 और R2 यानी कि रिप्लेसमेंट 2 को यूज़ करते हुए
बेसिकली अपने पास फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। अजीज तलबा, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के बारे में है। जैसे कि आपने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, बिल्कुल इसी तरह से नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। ऑल लैंग्वेजेस आर नॉट CFL, यानी कि तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस नहीं होती। लैंग्वेजेस विच आर नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री आर कॉल्ड नॉन CFL, उनको नॉन CFL कहा जाता है। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट प्रूविंग दैट ऑल लैंग्वेजेस आर नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। ये चैप्टर जो है आपके पास नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को प्रूव करेगा। एंड वी विल ऑल्सो यूज द पंपिंग लेमा विद एंड विदाउट JFlap फॉर द प्रूफ ऑफ द एफोरमेंशन फैक्ट। जो फैक्ट अभी हमने पढ़ा है कि तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होती, उसको प्रूव करने के लिए हम JFlap का इस्तेमाल भी करेंगे। और जिस तरह से हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के चैप्टर में सबसे पहले थ्योरेटिकल फाउंडेशंस को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद हमने JFlap की मदद से अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद पॉलिश किया कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लाइव प्रोडक्शन वर्सेस डेड प्रोडक्शन क्या होती है, आइए देखते हैं। A production of the form non-terminal to string of two non-terminals is called a live production, or a production of the form non-terminal to a particular terminal is called a dead production. मेरे ख्याल से आपके लिए ये दोनों रूल जो हैं ये कोई नई चीज़ें जो हैं वो डिवाइस नहीं कर रहे। बेसिकली जो पहला रूल है वो आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की कन्वर्जन में मुताद्दिद बार देख चुके हैं। अ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स, बेसिकली आपके पास एक जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको दिखा रहा है। इसी तरह से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जैसे आपके पास नॉन टर्मिनल सिर्फ एक टर्मिनल को पॉइंट कर सकता है, अब उनके दो नए नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। पहली वाली प्रोडक्शन को हम लाइव प्रोडक्शन कहेंगे और दूसरी वाली प्रोडक्शन को डेड प्रोडक्शन कहेंगे। प्लीज कीप इन माइंड दैट एवरी CFG इन CNF हैज ओनली एफॉरमेंशन टाइप ऑफ प्रोडक्शंस। आपको इस चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि CNF के अंदर आपके पास तमाम प्रोडक्शंस लाइव और डेड प्रोडक्शंस के फॉर्मेट में ही हो सकती हैं। सो गेस व्हाट आर द रूल्स फॉर द CNF। आपको याद होना चाहिए कि CNF में यूनिट प्रोडक्शंस नहीं होनी चाहिए, CNF में लैम्डा प्रोडक्शंस नहीं होती, CNF में आपके पास यूजलेस प्रोडक्शंस नहीं होती। और इसके अलावा जो फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी आपको बताई गई है ये कि नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल, बेसिकली ये आपके पास फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये भी आपको बताई गई हैं। अजीज तलबा, आइए एक एग्जाम्पल जो कि बुक से ही ली गई है। आप देख सकते हैं वर्किंग स्ट्रिंग में जब S पॉइंट कर रहा होता है B को, यानी S की रिप्लेसमेंट B से की जा रही है, तो इस केस में आपके पास 0 लाइव प्रोडक्शंस हैं जबकि एक डेड प्रोडक्शन है। दूसरे केस में देखिए तो आपके पास S पॉइंट कर रहा है XY को। इस केस में अजीज तलबा आपके पास एक लाइव प्रोडक्शन है और दो जो हैं वो आपके पास डेड प्रोडक्शंस हैं, यानी कि नॉन टर्मिनल, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की कॉम्बिनेशन को भी अगर पॉइंट कर रहा है तो वो भी वर्किंग स्ट्रिंग में आप डेड प्रोडक्शन के तौर पर ही लेंगे। तीसरे केस में देखें, आपके पास S कैन बी डिराइव्ड फॉर
ए बी, अगेन वी हैव एक्स वाई, हमने एक ही जगह वी हैव यूज दिस एक्स वाई, देन वी हैव दिस बी, और अगेन जिस तरह से आप एक वर्किंग स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं CFG में वो बताई गई है। यहाँ पे आपके पास 3 लाइव प्रोडक्शंस हैं और 4 जो हैं वो आपके पास डेड प्रोडक्शंस हैं। 3 जो लाइव प्रोडक्शंस हैं वो आपके सामने हैं। एक आपके पास ये वाली लाइव प्रोडक्शन है, और ये XYB जो है ये भी आपके पास लाइव प्रोडक्शन है। इसी तरह आपके पास जो डेड प्रोडक्शंस हैं उनकी तादाद जो है वो 4 है। आप देख सकते हैं इसमें टर्मिनल्स को पॉइंट करने वाली जो है 1, 2, 3 और 4, ये आपके पास टर्मिनल्स को पॉइंट कर रही है। ये सारी की सारी आपके पास 4 जो हैं वो डेड प्रोडक्शंस हैं, जबकि आपके पास 3 जो हैं वो लाइव प्रोडक्शंस हैं। पहली 3 जो हैं वो लाइव हैं, जबकि आखिरी जो हैं वो आपके पास 4 डेड प्रोडक्शंस हैं। उसकी वजह ये है अजीज तलबा, देखिए इस केस में अगर आप देखें तो S जो है वो आपके पास पॉइंट कर रहा है AB को, तो ये 2 नॉन टर्मिनल्स जो हैं ये आपके पास एक लाइव प्रोडक्शन की निशानी है, 2 नॉन टर्मिनल्स। इसी तरीके से इसमें भी देखें तो 2 नॉन टर्मिनल्स मौजूद हैं, इस वजह से इसको भी हम लाइव प्रोडक्शन के जो कैटेगरी है उसी में कंसिडर करेंगे। तीसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 2 लाइव प्रोडक्शंस मौजूद हैं, इस वजह से आप इसको भी लाइव के कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे। और उसके बाद जो आपके पास फर्दर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की कॉम्बिनेशन से बन रही हैं वो सारी की सारी आपके पास डेड प्रोडक्शंस जो हैं उनमें उनका शुमार होगा। अजीज तलबा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अजीज तलबा, अब इस चीज का अंदाजा कैसे लगाया जाएगा कि कौन सी प्रोडक्शंस आपके पास लाइव प्रोडक्शंस हैं और कौन सी प्रोडक्शंस जो हैं वो आपके पास डेड प्रोडक्शंस हैं। आइए थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए इसमें आपके पास नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल मौजूद है, तो आप इसको एक लाइव प्रोडक्शन के तौर पे देख सकते हैं। अगर आपके पास X और B मौजूद है, यहाँ पे 2 नॉन टर्मिनल मौजूद हैं, इस वजह से इसको भी आप लाइव प्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे। और यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो ये आपके पास 2 नॉन टर्मिनल मौजूद हैं, X और B। तो इस तरह आपके पास लाइव प्रोडक्शंस की तादाद 3 हो गई। एक आपके पास ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया और तीसरा आपके पास ये हो गया। तो ये आपकी टोटल लाइव प्रोडक्शंस हो गई। अब इसके बाद जो आपने दूसरा पॉइंट देखा कि X, Y और B क्यों आपके पास डेड प्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनल की तादाद जो है वो 3 हो गई है बेसिकली। इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो नॉन टर्मिनल्स की तादाद है वो आपके पास 3 है। ये अगेन आपके पास जो डेड प्रोडक्शंस हैं उनकी तादाद मैं बता रहा हूं 2। फिर यहाँ पे आपके पास जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नॉन टर्मिनल 1 है और यहाँ पे नॉन टर्मिनल कोई भी नहीं है, तो ये आपके पास 2 मजीद डेड प्रोडक्शंस हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ डेड प्रोडक्शंस जो हैं वो 4 हैं और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ जो लाइव प्रोडक्शंस हैं वो 3 हैं। अजीज तलबा, इस बात से हमें अंदाजा ये हुआ कि अगर किसी भी वर्किंग स्ट्रिंग के अंदर आपके पास नॉन टर्मिनल्स की तादाद 2 से ज्यादा हो जाए, चाहे उसके साथ जितने भी आपके टर्मिनल्स मौजूद हैं आप उन्हें डेड प्रोडक्शन ही शुमार करेंगे। अजीज तलबा, आइए आगे चलते हैं। यहां पर जो ये डेड प्रोडक्शन और लाइव प्रोडक्शन की बात हो रही है उसके बिहाइंड रीजन ये है that we want to actually see this thing that if
a language generates an infinite language or not? Aziz talaba, finite many words can be generated if a CFG is in CNF, अगर CFG जो है वो CNF में है, और अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि हर लाइव प्रोडक्शन को सिर्फ एक दफा इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप किसी भी लाइव प्रोडक्शन को सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें लूप का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर रहे हैं, यानी कि आप ए की जगह बार बार ए जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। उसकी मिसाल आपके सामने इस तरह हो सकती है, अगर ए कैन बी रिप्लेस्ड फॉर ए बी, राइट, तो यहां पर अब मैं दोबारा अगर लिख सकूं और फिर मैं दोबारा लिख सकूं, तो अब ये एक इनफिनिट जो है वर्ड जो है वो जनरेट हो सकता है इस लैंग्वेज से बेसिकली। लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि आप लाइव प्रोडक्शन को एट मोस्ट एक दफा इस्तेमाल कर सकते हैं अजीज तलबा, so this restriction becomes a kind of restriction for making an infinite language finite। यानी उस सूरत में आपकी लैंग्वेज जो CNF आपकी जो ग्रामर है जो CNF फॉर्मेट में है वो आपके पास एक finite लैंग्वेज जो है वो जनरेट करेगी। It may also be noted that every time a live production is applied during the derivation of a word, it increases the non-terminal by 1। देखिए लाइव प्रोडक्शन में कितने नॉन टर्मिनल्स होते हैं, बिल्कुल सही गेस किया, 2। तो जब भी आप यूज करेंगे हमेशा आपके पास जो नई वर्किंग स्ट्रिंग आएगी उसमें नॉन टर्मिनल्स की तादाद एक ज्यादा हो जाएगी, और अगर आप टर्मिनल्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपके पास जो वर्किंग स्ट्रिंग में नॉन टर्मिनल्स की तादाद है वो कम हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो एग्जांपल इस वक्त मैंने आपके सामने लिखी, अगर मैं यहां पे एक दफा दोबारा यही जो प्रोडक्शन है ये इस्तेमाल करूं तो इस वक्त जो नॉन टर्मिनल्स की तादाद है वो 1, 2, 3 और 4 है। अगर मैं नॉन टर्मिनल्स दोबारा इस्तेमाल करूं तो ये हमारे पास हो जाएगी A, और उसके बाद चूंकि मैं A की जगह जो है वो AB इस्तेमाल कर रहा हूं तो A की जगह अगर मैं AB इस्तेमाल करता हूं अजीज तलबा तो आप देख सकते हैं इस A की जगह मैंने यहाँ पे AB जो है वो रिप्लेस किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास 3 टाइम्स A और उसके बाद B जो है वो 2 टाइम्स है। यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स की जो तादाद है वो है 4 और यहाँ पे जो नॉन टर्मिनल्स की तादाद है वो है 5। इसी तरह अगर आप इस एग्जाम्पल को दोबारा इस तरह देखें और यहाँ पे अगर A की जगह मैं AB को रिप्लेस करता हूं तो ये हमारे पास बन जाता है ये B फॉलोड बाय B, एंड देन अगेन यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने बार बार A जो है उसको रिपीट कर दिया है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। आप यहाँ पे इसको देखिए A है, फिर अगर A की जगह AB आ जाता है तो ये यहाँ पे A हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स थे वो 2 थे, रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स की तादाद 3 हो गई, यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स की तादाद जो है वो 4 हो गई। तो अजीज तलबा यहाँ पे दोबारा जो है हमारे पास एक वर्किंग स्ट्रिंग जो है वो आ रही है और यहाँ पे A जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स आ जाएगा अब, और यहाँ पे आप देखें जैसे ही हम इसमें रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ये नंबर ऑफ जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो 1 ज्यादा होते जा रहे हैं। अब सपोज करें हमारे पास एक और प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है A फॉर एग्जांपल A, और इस तरह B जो है वो बराबर है B के। तो अब यहाँ पे देखिए हम B की जगह यहाँ पे B लिख सकते हैं, तो जितनी दफ़ा आप ये प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे आपके पास नॉन टर्मिनल्स की तादाद कम होती जाएगी। सपोज आप इसमें A रिप्लेस करें तो आप देखिएगा आपके पास नॉन प्रोडक्शन की तादाद 4 रह गई। अगर इसके बाद दोबारा आपने एक दफ़ा B रिप्लेस किया
तो आपके पास नॉन प्रोडक्शन की तादाद 3 हो जाएगी। अजीज तलबा, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन ऑफ लाइव प्रोडक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि वो आप सिर्फ एक ही दफा करेंगे। आइए देखते हैं सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल क्या होता है। वैसे बाय द वे अभी जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी उसमें हमारे पास सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल मौजूद था। हमने एग्जांपल में किया था A कैन बी रिप्लेस्ड फॉर AB, विच मीन्स कि आप A की जगह यहाँ पे दोबारा अगर कर लेते हैं तो ये आपके पास A आ जाता है। यहाँ पे आप दोबारा A जो है आप आ जाता है। ये बेसिकली आपके पास मिस्टेकनली आप देख सकते हैं कि आप A यहाँ पे ला सकते हैं, A 4 टाइम भी आ जाता है। तो इसमें जो A है वो सेल्फ एम्बेडेड है, वो अपनी ही प्रोडक्शन के अंदर एम्बेडेड है। आप जितनी दफ़ा उसको रिप्लेस करना चाहें आपके पास जो वर्किंग स्ट्रिंग है वो ग्रो करती जाएगी। A non-terminal is said to be self-embedded if in a given derivation of a word, if it ever occurs as a tree descendant of itself। यानी कि वो ट्री फॉर्मेट में अपने ही डिसेंडेंट के तौर पे आ रहा हो तो आप उसको सेल्फ एम्बेडेड कहते हैं। आइए देखते हैं सेल्फ एम्बेडेड को एक दफा दोबारा। थ्योरम हमारे पास ये है कि if a CFG is in CNF with P live and Q dead productions, and if W is a word generated by CFG having more than 2 raised to power P letters, यानी जो आपकी P live productions हैं और वर्ड की जो लेंथ है वो 2 पावर P होनी चाहिए। अगर 4 है लाइव प्रोडक्शन तो इसका मतलब जो वर्ड की लेंथ होगी 2 रेज़ टू पावर 4 होनी चाहिए, उससे ज्यादा, इनफैक्ट मोर देन दैट। Then any derivation tree for W has a non-terminal Z which is used twice, where the second Z is the descendant from the first Z। अजीज तलबा, ये आपको सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल की डेफिनेशन यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा थ्योरम के फॉर्मेट में बताई जा रही है कि अगर आपके पास लाइव प्रोडक्शंस की तादाद P है और वर्ड जो आपने जनरेट किया है वो 2 रेज़ टू पावर P है, उसकी लेंथ जो है वो 2 रेज़ टू पावर P से ज़्यादा है, उस केस में अजीज तलबा देन एनी डेरिवेशन ट्री फॉर W हैज़ अ नॉन टर्मिनल Z विच इज़ यूज ट्वाइस। आप उसको 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, वेयर द सेकेंड Z इज़ द डिसेंडेंट फ्रॉम द फर्स्ट Z। जो सेकेंड Z है वो हमेशा आपके पास इस तरह के फॉर्मेट में होगा कि आप उसमें दोबारा उसको देख सकेंगे, यानी दोबारा वो उसी डेरिवेशन में यूज़ हो रहा होगा। आइए इसको ग्राफिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये ट्री फॉर्मेट में हमें नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि X जो है वो रिप्लेस हुआ है यहाँ पे S और A के लिए, और दोबारा जो है आपने S की जगह यहाँ पे X को यूज़ किया है। दिस एक्चुअली शोज दैट आपके पास S जो है वो बराबर है AX के। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास जो रूल है वो है कि स्टार्ट मीन्स AX एंड देन आप X की जगह जो है आपने जो अगली रिप्लेसमेंट यहाँ पे लगाई है वो है आपके पास, आप इसको A को एज इट इज़ रहने दे रहे हैं और X के पॉइंट से आपने यहाँ पे एक S है और ये A है, तो S कैन बी रिप्लेस्ड फॉर S and A for this X and then again फॉर S जो है हम दोबारा एक दफ़ा लिख देते हैं A और X, जो कि हमने यहाँ पे भी किया।
एस को ए और एक्स करने की वजह से अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दोबारा एक दफ़ा एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। एस को हमने रिप्लेस किया एस और ए के साथ। अब आप देखें इसमें बेसिकली तो ये जो x का टर्मिनल है ये आपको सेल्फ एम्बेडेड इस वजह से नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एक दफ़ा आपने वहाँ से रिप्लेसमेंट की s और a के साथ और दोबारा s चूँकि उसमें दोबारा आ गया है और इस s को आप दोबारा ax यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो x का टर्मिनल है ये बार बार सेल्फ एम्बेडेड है, अपनी ही डेरिवेशन में इसको ये दोबारा आ रहा है। और हम कोई भी वर्ड अगर जनरेट करें उसकी लेंथ अगर 2 रेज़ टू पावर p यानी लाइव प्रोडक्शंस की लेंथ लाइव प्रोडक्शन के नंबर पे डिपेंड करती है। अगर उससे ज़्यादा है तो एक्चुअली x जो होगा वो आपके पास सेल्फ एम्बेडेड कंसिडर होगा। अजीज़ तलबा, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था ये वो एग्जाम्पल ग्रामर है जो एक्चुअली आप इसमें देख रहे थे। एस ए एक्स है, एक्स जो है वो एस ए है, आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। और इसमें ये जो एक्स का नॉन टर्मिनल है ये सेल्फ एम्बेडेड है इस वजह से क्योंकि आप जिस वक्त भी एक्स को एस ए के तौर पे यूज़ करते हैं दोबारा एस की जगह एक्चुअली आपके पास ए एक्स आ जाता है और इस x की जगह आप दोबारा से यहाँ पे जो s है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि x की जगह अगर मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास तो आपने देखा एक दफ़ा दोबारा जो है यहाँ पे s आ गया है। अब मैं इसको दोबारा से वो कर सकता हूँ जो कि ax बन जाता है। तो आप देखिए अगर इस फॉर्मेट में भी आप देखें तो x आपको अपने ही प्रोडक्शंस में बार बार जो है वो चलते हुए नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल के किस तरह से सेल्फ एम्बेडेडनेस जो है वो काम कर रही है x के केस में। आइए आगे चलते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देखिए जिस तरह रिप्लेसमेंट हुई है s कैन बी रिप्लेस्ड फॉर ax एंड देन जो x है उसको अगेन ऐसे किया गया है इस पॉइंट पे देखिएगा और फिर उसके बाद दोबारा जो है s के लिए ax कर दिया गया है और इस तरह से ये पॉइंट चलता रहता है। आप जितने नॉन टर्मिनल्स इसमें ज़्यादा करते जाएं, देखिए यहाँ पे जो थ्योरम था कि अगर आप लाइव प्रोडक्शन को सिर्फ एक दफ़ा एटमोस्ट एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो वो लैंग्वेज जो है वो फिनिट वर्ड्स जो हैं वो जनरेट उससे हो सकते हैं। अजीज़ तलबा, ये देखिए इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। यहाँ पे ये लाइव प्रोडक्शंस हैं सारी की सारी क्योंकि इनके अंदर दो नॉन टर्मिनल्स मौजूद हैं इन सब के अंदर। अब इन लाइव प्रोडक्शंस को अगर आप एटमोस्ट एक दफ़ा यूज़ करें सबको तो आप देखेंगे कि आपके पास फिनिट वर्ड्स जो हैं वो जनरेट होंगे। इसी तरीके से जब आप इनकी रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपको नज़र आता है कि इसमें हर दूसरा जो थ्योरम था वो सेल्फ एम्बेडेड के पॉइंट से था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x है वो एक ख़ास पैटर्न में दोबारा से रिपीट हो जाता है। फिर आप उसमें करते हैं और आपके पास दोबारा जो है वो x जो है वो रिपीट हो जाता है। अजीज़ तलबा, आइए इसी चीज़ को मज़ीद डीप से देखते हैं और ये हमारे लिए बेसिकली जाके जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा है उसकी मेन जो रीज़न है वो यही है कि हम सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको हम एक एक्चुअली ट्रायंगल की सूरत में ले आते हैं। फिर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और उस पर हम इस तरह से बात करते हैं कि ट्रायंगल से बाहर नोड्स में क्या क्या वैल्यूज़ हैं और ट्रायंगल के अंदर क्या हैं और ट्रायंगल से पहले क्या हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी द बेसिस फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स या इन अदर वर्ड्स पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग CAG इन CF एंड द डेरिवेशन ट्री फॉर द वर्ड BBA BBB। आइए इसको देखते हैं।
अगर हम इसकी जनरेशन को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये डेरिवेशन ट्री जो है ये इस्तेमाल हो रहा है और आप इस वर्ड को इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप अगर इसके अंदर देखें, क्या आपको कोई सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र आ रहा है। और वो जो नॉन टर्मिनल है, आइए उसको अगली स्क्रीन पे देखते हैं। नॉन टर्मिनल ए जो है वो आपके पास इस केस में सेल्फ एम्बेडेड है। उसकी वजह ये है, लुकिंग एट द ट्राइंगल अपर वन एंड द लोअर वन आइडेंटिफाइड इन द लोअर, यानी कि जो ट्राइंगल आप ऊपर बना रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं अजीज तलबा, बिल्कुल यही ट्राइंगल जो है इसी फॉर्मेट में आपके पास दोबारा भी आ रही है। यानी ये ट्राइंगल आपके पास बार बार रिपीट हो सकती है। अजीज तलबा, अगर आप अपने जहन पे जोर डालें तो आपको x y पावर n और z जो है, यानी कि रेगुलर पंपिंग लेमा जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है, वो याद आ गया होगा, जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लूप की सूरत में बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर बेसिकली ये जो ट्राइंगल का साइन इस वक्त आपके सामने लगाया है और आपको सेल्फ एम्बेडेडनेस बताई है, तो सेल्फ एम्बेडेडनेस इस वजह से बताई है कि जो नॉन टर्मिनल जिस तरह एक आपके पास ट्राइंगल बना लेता है, बिल्कुल बैन ही उसी तरह से अगर वही ट्राइंगल दोबारा रिपीट हो जाती है, वो ट्राइंगल आपके पास दोबारा सहबारा रिपीट हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सेल्फ एम्बेडेड ट्राइंगल आपके पास बन गया है वो रिपीट हो सकता है, बार बार रिपीट हो सकता है जब तक आप उसको टर्मिनल से रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तलबा ये वो मेन पॉइंट है जो कि एक्चुअली आपको बताता है कि आप किस तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री लेमा फॉर रेगुलर पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो है उसको कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इन CNF क्या है। If G is any CNF it's any CFG in CNF with P life productions, then every word W of length more than 2P we can break। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर लाइव प्रोडक्शंस P हैं तो जो वर्ड होगा उसकी लेंथ जो है वो 2⁻P होनी से ज्यादा होनी चाहिए। Then we can break the substring W is equal to UVXYZ where X is not null string and V and Y are both not null string. Thus all the words of the form U V power N X Y power N Z। अजीज तलबा, जो हमने पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ा था वो इतना था। इसमें हमने ये दो नई स्ट्रिंग जो है इनका इजाफा कर दिया, U और V पावर N, यानी जितनी दफ़ा आप यहाँ पे ये देखिए V को पंप कर सकते हैं उतनी दफ़ा आप Y को भी पंप कर सकते हैं, और N इज इक्वल टू 1 2 3 कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाय G। कहने का मकसद ये है कि आप उस ट्राइंगल को लेकर एक दफ़ा आपने इस तरह देखा, दूसरी दफ़ा रिपीट किया, तीसरी दफ़ा रिपीट किया, जितनी दफ़ा आप रिपीट करते रहें इसका मतलब ये होगा जो नया वर्ड आएगा वो भी G का पार्ट होगा। पंपिंग लेमा एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल CFG इन CNF। ये आपके सामने एक CNF ग्रामर है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, लैम्डा प्रोडक्शन नहीं है, यूजलेस प्रोडक्शन नहीं है, फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शंस को भी ये फॉलो कर रही है। S पॉइंटिंग टू PQ, Q पॉइंटिंग टू QSB एंड P पॉइंटिंग टू A, वी डिराइव द वर्ड AB एज फॉलोज। आइए देखते हैं। अब जब हमने इस सीक्वेंस में वहाँ पे जो डेरिवेशंस हैं, प्रोडक्शंस हैं, उनको इस्तेमाल किया, W इज इक्वल टू UVXYZ वेयर U इज इक्वल टू A, इसके बाद V इज इक्वल टू लैम्डा जो कि लैम्डा हो सकता है, X इज इक्वल टू B आपके पास आ जाता है, और फिर उसके बाद Z इज इक्वल टू लैम्डा आ जाता है। लेफ्ट मोस्ट जो होगा वो हमेशा आपके पास U होगा, और विद इन द ट्राइंगल द लेफ्ट मोस्ट इज X एंड द रिमेनिंग पार्ट इज Y। सिंस V पार्ट कैन ऑल्सो बी नल, आपके पास V पार्ट जो है वो भी आपके पास ट्राइंगल से बाहर होगा। अजीज तलबा,
एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जो एक और स्ट्रिंग हम इसमें जनरेट कर रहे हैं। इसमें आप देखिए लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो है वो आपके पास यू है, ये आपने देखा। इसी तरीके से यू के बाद वी जो है वो नल हो सकता है। एक्स पार्ट जो है वो आपके पास ट्राइंगल में आउटर मोस्ट है, और फिर इसी तरह से जो आपके पास ट्राइंगल है उसके जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा वो आपके पास y हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और y का जो पार्ट है उसको आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, और z जो होगा वो आपके पास इस केस में नल हो सकता है। इसी तरीके से आप v और y की कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें लगा दें, दोनों नल भी हो सकते हैं। आप हमेशा इस चीज़ को फील करेंगे कि जो नई स्ट्रिंग जनरेट की होगी वो हमेशा आपके पास लैंग्वेज में मौजूद होगी। कंसिडर द लैंग्वेज L इज इक्वल टू AN BN CN। आइए हम ये प्रूव करते हैं कि ये लैंग्वेज जो है ये क्यों नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। लेट द लैंग्वेज L बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हम शुरू में एक फॉल्स assumption कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज जो है ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री है। Let the word W is equal to this of the length more than 2p, where p is the number of live productions of its CF gene CNF. Please follow the observations given on the next slide. पहली बात तो ये है कि आप सपोज करें आपके पास अगर A3 है, B3 है और C3 है, यानी A, B और B और C और C और C। आप इसमें देखें आपके पास सिर्फ एक दफ़ा BC है और एक दफ़ा आपके पास AB है। आप चाहे XN की वैल्यू कुछ भी ले लें, आपके पास हमेशा जो सब स्ट्रिंग्स होंगी AB एक दफ़ा होगी और BC जो है वो एक दफ़ा होगी। अब इसमें कोई सब स्ट्रिंग AC मौजूद नहीं है, कोई सब स्ट्रिंग BA मौजूद नहीं है, कोई सब स्ट्रिंग CA और कोई सब स्ट्रिंग CB मौजूद नहीं है। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप बेसिकली U, V, X, Y और Z के फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग को डिवाइड ही नहीं कर सकते। बिकॉज व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि अगर आप उसमें U, V, X, Y, Z कर रहे हैं तो आप उसके अंदर उसको जितनी दफ़ा भी आप रिपीट करेंगे, एक्चुअली वो आप उसको U, V, X, Y, Z यानी कि 5 पार्ट्स में जब भी आप डिवाइड करेंगे आपके पास सिर्फ एक दफ़ा स्ट्रिंग AB आ सकेगी, एक ही दफ़ा BC आ सकेगी, उसमें कोई स्ट्रिंग मौजूद नहीं होगी AC, कोई स्ट्रिंग मौजूद नहीं होगी BA, कोई स्ट्रिंग मौजूद नहीं होगी CA और कोई स्ट्रिंग मौजूद नहीं होगी CB। अजीज तलबा, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि AN, BN, CN जो है वो आपके पास नॉन CFL लैंग्वेज है। थ्योरम हमें ये कहता है कि इफ W is a large enough word 2 raised to power P and is in a Chomsky normal form, then W can be recomposed into W is equal to U, V, X, Y, Z such that all words of the form U, V power N, X, Y power N, Z belong to L, यानी कि उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए अजीज तलबा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा अब पढ़ लिया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पंपिंग लेमा हमने रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए पढ़ा था और जितनी डिटेल से उसको स्टडी किया था, उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए खासा आसान होना चाहिए और आप ख़ुद भी नॉन टर्मिनल जो कि सेल्फ एम्बेडेड हों उनसे एक ट्राइंगल बना के और उसको रिपीट करके आप देख सकते हैं कि आया वो स्ट्रिंग अगर इस लैंग्वेज में आ रही है और उसमें U, V, X, Y, Z की रिस्ट्रिक्शन फुलफिल हो रही है, आप उसमें Y पावर N और जो आपके पास V पावर N है, अगर आप उसको इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब रेगुलर जो लैंग्वेज है वो आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री है, अदरवाइज जो है वो लैंग्वेज आपके पास नॉन CFL होगी, यानी कि नॉन CFL आपके पास कभी भी इस रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल नहीं करेगी। आइए अजीज तलबा, इसमें अब हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो JFlap है
उसको देखते हैं कि वो किस तरह से आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा के लिए आपको जे फ्लैप जो है वो उसी तरह से 2 केसेस लिस्ट करता है। अगर आप स्टार्ट से देखें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा पे क्लिक करने की वजह से आपको एक नई स्क्रीन जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आपको बताई गई हैं, कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं जो आपके सामने हैं, और आप उसमें उसी तरह से 2 मोड्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप या तो खुद बेसिकली उसको चूज कर सकते हैं एम की वैल्यू को, और या फिर आप कंप्यूटर से कह सकते हैं कि वो उसको चूज करे। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अब एम की वैल्यू आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 3 दे देते हैं तो रिस्ट्रिक्शन यही है कि जो W है वो हमेशा M की लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर अब आपको वहाँ पे जो आपने किया था, आपके पास सिर्फ X, Y और Z थे, 3 चीज़ें थी, जबकि यहाँ पे आपके पास ना सिर्फ U, V, X, Y, Z बल्कि आपको 5 हैं, वहाँ पे 3 थे। देखिए वहाँ पे N की जो वैल्यू है पंपिंग वो 2 ली गई है। आप इसको देखें, U एज इट इज़ आ गया, V को 2 दफ़ा लिया गया है, X जो है वो नल है, Y भी नल है, तो नल को आप 2 दफ़ा भी लें तो वो नल ही आएगा, और Z लिया गया है। और अब आपको बताया गया है कि आपके पास जो टोटल A, B और C की तादाद है अजीज़ तलबा, वो A की तादाद 4 है, B की तादाद 3 है और Z की तादाद 3 है। इस वजह से ये AN, BN और CN की लैंग्वेज में नहीं आता। अजीज़ तलबा, अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे जो लिस्ट का बटन है इसको दबाएं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको बताई गई है वो इस केस में ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए जो U, V, X, Y, Z की सेटिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज आप केस नंबर 1 पे आपने क्लिक किया, आप शो करें तो वो आपको बता देता है कि V is a string of A's and Y is a string of A's and remaining all are null। यानी जो आपके पास Y है वो भी A है और जो V है वो भी आपके पास A है। और आप इस केस में भी देखें, अगर आप U को नल ले रहे हैं, Y को भी नल ले रहे हैं, लेकिन अगर आप I की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो उस केस में आपके पास V और Y जो है वो दोनों नल हो जाते हैं। N अगर आप 0 ले लें तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास इसको एलिमिनेट कर देता है, V को भी और Y को भी, जबकि U और X जो है वो तो ऑलरेडी आपके पास नल हैं। और इस तरह से जो आपके पास स्ट्रिंग आ रही है उसमें 1 A है, 3 B हैं और 3 C हैं, जो कि ऑफ कोर्स AN और BN में शामिल नहीं है। आइए दूसरे केस को देखते हैं। इसमें हमारे पास V is a string of A's and Y is a string of A's followed by B's, यानी आपके पास Y में AB भी आ रहा है और U आपके पास V जो है वो A है। अब इस केस में जब हम देखते हैं तो हमारे पास U एज इट इज सिर्फ 1 दफ़ा आ जाएगा, V को हम 2 दफ़ा ले सकते हैं, एंड देन X जो है वो नल है, Y को भी हमें 2 दफ़ा लेना होगा क्योंकि N है, N की वैल्यू फॉर V एंड फॉर Y जो है वो सेम है। और यहाँ पे जब हमने Z किया, अब जब हम टोटल उसको देखते हैं तो ये लैंग्वेज वैसे भी नहीं है क्योंकि AN, BN, CN में आपके पास कोई भी AB जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा आ सकता है, जबकि यहाँ पे AB जो है वो 2 दफ़ा आया हुआ है। ये चीज़ आपको असल में मैंने लेक्चर की स्लाइड्स में भी बता दी थी कि जब आप AN, BN और CN के लिए सोचेंगे तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपके पास AB और BC जो है वो सिर्फ 1 दफ़ा आएगा। चाहे स्ट्रिंग की लेंथ आप जितनी दफ़ा ले लें, जितनी लंबी ले लें, आपके पास बेसिकली जो AB है और BC है वो आपके पास सिर्फ 1 ही दफ़ा आएगा। इसके अलावा कोई स्ट्रिंग जो है ऐसी नहीं होगी जिसमें CAO, कोई स्ट्रिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें CB हो, इसी तरह कोई स्ट्रिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें AC हो इवन।
तो आप इस तरह इस लैंग्वेज आप इस स्ट्रिंग को पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें ए बी जो है वो 2 दफ़ा आ गया है। इस तरह आप फर्दर केसेस को भी लिस्ट कर सकते हैं। आइए इसी गेम को अब हम खेलते हैं ए एन बी एन, लेकिन हम कंप्यूटर को चांस देते हैं कि वो एम की कोई वैल्यू सिलेक्ट करे। अब जो हमारी स्ट्रिंग है वो इस m की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 9 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर ने एक डीकम्पोजिशन सिलेक्ट की है जिसमें u जो है उसको AAA ले लिया गया है, v को c है, जबकि x और y को और z को लैम्डा लिया गया है। अजीज़ तलबा, अगर हम यहाँ पर i की वैल्यू 0 ले लेते हैं और कंप्यूटर से कहते हैं कि ये क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे u चूँकि एज इट इज़ एक स्टैटिक स्ट्रिंग है वो हमारे पास यहाँ पे u की सूरत में आ जाएगी। फिर उसके बाद v है, तो v आपको पता है कि हमने इस वजह से ओमिट कर दी क्योंकि हमने यहाँ पे जो पंपिंग वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो 0 ली हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास सिंपल ये स्ट्रिंग आई, v जो है वो हमने नल कर दिया, x y z जो है वो ऑलरेडी असाइनमेंट के टाइम पे नल है। उसका मतलब है हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो A3B3 आई और ये हमारे पास लैंग्वेज मौजूद नहीं है। कंप्यूटर जब पहले हमसे खेलेगा तो हमारा टारगेट यही होता है कि हम एक ऐसी स्ट्रिंग लाएं जो कि लैंग्वेज के अंदर मौजूद ना हो। इस तरह से हम जीत जाते हैं, अदरवाइज जो है वो इसमें कंप्यूटर जीत जाता है। आइए एक और स्ट्रिंग जो है उसका मैं आपको बताता हूं। अब कंप्यूटर ने जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो 3 है। तो फॉर एग्जांपल A, B और C जो है वो इसको करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है m की वैल्यू से। अब यहाँ पे अगर आप देखें i की वैल्यू अगर आप 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे u जो है, अब इसमें इस केस में आपके पास a b है। आप स्टेप करके देखें, v को आप 2 दफ़ा लेंगे क्योंकि आपने n की वैल्यू 2 की है, 2 दफ़ा आप पंप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए c को 1 दफ़ा पंप किया गया, दूसरी दफ़ा पंप किया गया, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ नल हैं। तो अब इस केस में आप देखें a b c c जो है वो आपके पास इस लैंग्वेज में मौजूद नहीं है। अजीज़ तलबा, ये कॉन्सेप्ट समहाउ वेरी मच सिमिलर है जो आपने पंपिंग लेमा पढ़ा रेगुलर लैंग्वेजेस और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप एक लैंग्वेज ले लें और उसमें तमाम जो वर्ड्स जनरेट होते हैं, अगर आप उनमें जो वर्ड्स हैं उसको कोई एक वर्ड जो है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करें, u, v, x, y और z में। अगर u जो है वो भी नल हो सकता है, v जो है और आपके पास u, v, w, x, y, z, इस तरह अगर आप देखें x, y, z 5 हो जाते हैं। अब इसमें जो v और y के दरमियान रिलेशनशिप है वो आप जो पंप करेंगे, जितनी दफ़ा आप इनको रिपीट करेंगे तो आपको n की वैल्यू सेम रखनी होगी, यानी कि n की वैल्यू v के लिए भी वही होगी और y के लिए भी वही होगी। अब अजीज़ तलबा, आप यहाँ पे देखिए, आपने उस लैंग्वेज के वर्ड्स लिए और आपने उस लैंग्वेज के वर्ड्स को इन 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। u में डिवाइड किया, v में डिवाइड किया, x में डिवाइड किया, y में डिवाइड किया और z में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इसमें से v और y की स्ट्रिंग्स को पंप कर दें, यानी बार बार लिखना शुरू कर दें, 0 टाइम भी लिख सकते हैं, 1 टाइम भी लिख सकते हैं, 2 टाइम भी लिख सकते हैं, और जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हो वो भी आपके पास उसी लैंग्वेज में मौजूद हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है।
अदरवाइज वो एक नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। जैसे कि मैंने आपके सामने AN, BN, CN को नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज प्रूव किया। नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज प्रूव करने की रीज़न जो है वो ये है अजीज़ तलबा कि उसमें पॉइंट हमारे सामने कि AN, BN, CN में AB और BC की जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग जो है, वो किसी भी लंबी स्ट्रिंग में सिर्फ एक दफ़ा आ सकती है। तो फिर आप U, V, X, Y, Z की कॉम्बिनेशन किस तरह बनाएंगे? ये एक खासा डिफ़िकल्ट काम है और इस वजह से AN, BN, CN जो है वो एक नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं अजीज़ तलबा। मैंने आपको JFlap के इस्तेमाल में जो लिस्ट करना सिखाया केसेस का, उससे बेसिकली आपको ये आगाही मिलेगी कि किस तरह से पंपिंग लेमा जो है उसको JFlap में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि एक एडिशनल स्टेप के तौर पे वो तमाम केसेस भी लिस्ट किए जाते हैं जिनमें U, V, X, Y, Z की डिफरेंट वैल्यूज़ को लिया जा सकता है। गेम खेलते हुए आप ख़ुद भी पहल कर सकते हैं और कंप्यूटर भी आपके लिए M की वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है करस्पॉन्डिंगली, या आप स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे या वो सिलेक्ट करेगा, और उस केस में या वो कॉम्बिनेशन बनाएगा U, V, X, Y, Z की, या आप बनाएंगे, और उसके बाद पंपिंग के बाद आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि आया वो लैंग्वेज जो है वो उस जो वर्ड जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। अजीज़ तलबा, आइए देखते हैं कि लेक्चर नंबर 31 में हमने क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 31 में हमने नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। हमने ये डिटरमिन करने की कोशिश की कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है, और उसके बारे में पंपिंग लेमा जो है वो किस तरह यूज़ होता है। पंपिंग लेमा फॉर नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हमने यूज़ किया, और अजीज़ तलबा हमने JFlap को यूज़ करते हुए एक गेम की मदद से इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा जो है वो किस तरह से काम करता है। इसके अलावा सेल्फ एम्बेडेडनेस जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आपके पास जो टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, सेल्फ एम्बेडेड होता है, अगर आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप V और Y की जो वैल्यूज़ हैं उनको बार बार रिपीट कर सकते हैं। मैं आपकी असाइनमेंट के लिए ये चीज़ आप पे छोड़ता हूँ कि आप सेल्फ एम्बेडेड, नॉन टर्मिनल और कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा के दरमियान रिलेशनशिप पे थोड़ा सा गौर करें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर ट्राइंगल को बार बार रिपीट किया जाता है तो इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री पंपिंग लेमा और उसके एसोसिएटेड वेरिएबल्स V और Y के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू इन लेक्चर नंबर 32। थैंक यू।